हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आपको मैंने लेसन शुरू करा रहा था डी और एफ ब्लॉक। कुछ दिन बिजी होने के कारण अपने जैसे बोर्ड के फार्म भरे जा रहे हैं, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज एक वीडियो और दे रहा हूँ आपको डी और एफ ब्लॉक का। ठीक है, अपने डी और एफ ब्लॉक के अंदर अपन ने साइज की बात कर ली थी। आज मैं बात कर रहा हूँ आईपी की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनन ऊर्जा। देखो सिंपल सा है, 11th का कंसेप्ट है कि आईपी हमेशा साइज की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपने डी ब्लॉक का साइज पढ़ा था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, शुरू के 4 एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब आईपी इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर साइज क्या रहेगा, 3 का सेम रहता है, इक्वल रहता है, तो यहाँ पर आईपी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। यहाँ पर 3 में क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जिसका साइज इंक्रीज होता है उसकी आईपी क्या होती है, कम होती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। आईपी का वैसे बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको आईपी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मेन प्रॉपर्टियां और क्या कुछ होती है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कैटालिस्ट प्रॉपर्टी। देखो डी ब्लॉक के जितने भी मेटल हैं उसका सबसे ज्यादा उपयोग कैटालिस्ट में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा संक्रमण तत्वों का, ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट का यूज एज ए कैटालिस्ट क्यों करते हैं, उत्प्रेरक की तरह ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर में सिर्फ यही लिखना है, 2 ही आंसर लिखने हैं। एक तो इसमें वैकेंट क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल, खाली क्या होते हैं, डी कक्षक। दूसरा आंसर आप ये लिखोगे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण ये बॉन्डिंग क्या करता है, आसानी से कर लेता है। तो कैटालिस्ट प्रॉपर्टी में आपको ये 2 चीज बतानी है। एग्जांपल देके बताना है तो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन, ये देखो ये एल्कीन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे निकल की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, अमोनिया की हेबर प्रोसेस, अमोनिया की हेबर प्रोसेस में क्या था, नाइट्रोजन की आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई आयरन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम में आता है। तो ये 3-4 कैटालिस्ट हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। 2 एग्जांपल कम से कम आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे चलेगी आप ज्यादातर गौर करना, आप एरो के ऊपर जितने भी कैटालिस्ट लिखोगे वो ज्यादातर डी और एफ ब्लॉक के होते हैं, उसमें से भी डी के सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, एज ए कैटालिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं डी ब्लॉक के कलर प्रॉपर्टी की। कलर प्रॉपर्टी में देखो सीधी सी बात है, जिस कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, जिस कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर होंगे, वो कलर शो करेंगे, चाहे कोई से कलर शो करे। और जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलरलेस होंगे, वो क्या होंगे, कलरलेस। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टाइटेनियम H2O6 + 3। ठीक है, इसका कलर वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है, क्यों, इसका कलर वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है, क्यों, आपसे ये पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे टाइटेनियम देखो +3 में है, +3 का मतलब यहाँ पे टाइटेनियम +3 का मतलब क्या हो गया कि टाइटेनियम के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। 4s क्या है, खाली है। डी में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s क्या है, खाली है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके डी के इलेक्ट्रॉन को देखो, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल में आपने 1 इलेक्ट्रॉन ये रखा, तो देखो जैसे ही H2 इसके पास आता है ना, तो डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। कोऑर्डिनेशन में ये चीज मैंने बताई हुई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं T2G और ऊपर 2 ऑर्बिटल होते हैं EG। ये 1 इलेक्ट्रॉन इस जगह है, H2O से एनर्जी पाके ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर कोई भी एक्साइड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, वो हाथों हाथ क्या करता है, नीचे आता है, और जब वो नीचे आएगा तो कोई ना कोई कलर शो करेगा। इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण। तो डी ट्रांजिशन के कारण सभी डी ब्लॉक क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेंगे। कौन सा करेंगे ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट कलर शो करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं डी ट्रांजिशन में मैंने कलर के बारे में आपको बताया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, Ti+4 कलरलेस होता है, क्यों, तो जाहिर सी बात है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक्वस Zn+2। ठीक है, मतलब जल योजित Zn+2 क्या होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, क्यों, तो बस कलरलेस का एक ही आंसर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना। ठीक है, इतना ध्यान आपको रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है
कलरलेस के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 बार मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 बार मैग्नेटॉन। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आपको Fe+2 दे दिया, ठीक है, तो उससे पहले एक चीज और ध्यान रख लो, जिस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिस कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो सभी अणुचुंबकीय होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। जिस कंपाउंड के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी प्रतिचुंबकीय होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अणुचुंबकीय को इंग्लिश में आप बोलते हो पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय को आप बोलते हो डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ध्यान रखना, मतलब ये कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मैग्नेट को ले जाने के बाद कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। तो Fe+2 के अंदर क्या होते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे Ar3d6 4s0, क्योंकि s के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। आप d के ऑर्बिटल बनाओ 5, हुंड के रूल से इलेक्ट्रॉन डालो 1 2 3 4 और 5 और 6। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 4। तो जाहिर सी बात है ये चुंबकीय गुण दिखाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब बात ये आ रही है इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं इस फॉर्मूले में रखूं तो रख लो 4 4 + 2 6 बार मैग्नेटॉन, तो ये कितना आ गया 24 बार मैग्नेटॉन। लगभग आपका आंसर 4.87 बार मैग्नेटॉन के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे 0.80 के ऊपर का डिजिट लिख दे करना, वो आपका सही हो जाया करेगा, ठीक है। 0.75 0.80 0.82 0.83 कुछ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर ली, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद आपसे डी ब्लॉक में और क्वेश्चन क्या आता है, डी ब्लॉक में एक क्वेश्चन आता है, डी ब्लॉक मिश्र धातु का निर्माण करते हैं क्यों। तो देखो मिश्र धातु को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलॉयज, क्या बोलते हैं, एलॉयज। मिश्र धातु, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने मिश्र लिखा है, ठीक है। मिश्र धातु का मतलब है कि आपने कॉपर और जिंक को मिलाया तो तांबा बन गया, सॉरी पीतल बन गया। क्या बन गया, पीतल, ब्रास, ठीक है। कॉपर और जिंक को मिलाया तो क्या बन गया, पीतल बन गया। ऐसे स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन, क्रोमियम और निकल को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। मतलब दो मेटल को पिघला के बाद जब हम आपस में मिलाएंगे तो पिघली हुई दोनों मेटल आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। मिलने के बाद जो नई मेटल बनेगी वो कहलाती है आपकी मिश्र धातु या एलॉयज। तो डी ब्लॉक आसानी से क्या करते हैं, एलॉयज बनाते हैं। एक वर्ड आएगा आपके सामने मिस मेटल, ध्यान रखना, मिश्र अलग है, मिस अलग है, इंपॉर्टेंट है। मिस धातु, मिस मेटल, देखो बच्चों मिस मेटल किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना लेंथेनाइड लेना है आपको 95% और डी ब्लॉक का आपको लेना है 5%। डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लो 5%, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, मिस मेटल। ध्यान रखना लेंथेनाइड 95%। अगर मैं लेंथेनाइड में भी बात करूं तो लेंथेनाइड में भी सीरियम होता है 40% और सीरियम के अलावा कोई भी लेंथेनाइड ले लो 45%, ठीक है। तो इनका मिक्सचर क्या कहलाता है, मिस धातु। ये भी आरबीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये भी आप देखोगे। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि संक्रमण तत्वों की कर्णन एंथैल्पी अधिक होती है क्यों, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। एटम बनाने की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्यों। एक ही आंसर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या आंसर होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, इसीलिए उनकी एटम बनाने की एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाता है अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड, इंटरस्टेशियल कंपाउंड, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, नोट्स में थ्योरी सारी लिखी हुई है, वहां देख लेना, पता चल जाएगा। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा। ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट से छोटे जितने भी एलिमेंट होंगे वो उस बड़े एटम के बीच में जितने भी गैप होंगे उनके बीच में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, जिससे वो ट्रांजिशन एलिमेंट और ज्यादा क्या हो जाएगा,
स्टेबल हो जाएगा, उनकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, और ज्यादा हार्ड हो जाएगी। पहले से मेटल थे और ज्यादा क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए TiC, टाइटेनियम के अंदर कार्बन मिला दिया, टाइटेनियम का साइज बड़ा होता है, इसके बीच में कार्बन क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके RBSc बोर्ड में आया हुआ है, ये आपको करना है। पुराने क्वेश्चन में आप देखोगे KMnO4 और K2Cr2O7 वो आपके सिलेबस में से हट गया है। तो ये आपका यहाँ पर D ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। F ब्लॉक का मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें F ब्लॉक में आपको क्या करूंगा, कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। F ब्लॉक में 2 की बात करेंगे, लेंथेनाइड और एक्टिनोइड की। ये D ब्लॉक के अंदर इतनी बातें ही आती है। ओके बच्चों, थैंक यू आज के लिए।